हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज पहला दिन है दिल्ली पुलिस के एग्जाम का। उम्मीद करता हूँ पहली शिफ्ट वाले पेपर देकर आ भी रहे होंगे इस टाइम तक। तो जैसे जैसे आप लोग पेपर दे के आते जाओ, रिव्यू मेरे को बताते आना टेलीग्राम पर, ताकि मैं वेट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चंस का रिव्यू दूसरे स्टूडेंट को भी दे पाऊँ। चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो लोग भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मैंने दी हुई है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आंसर की के साथ। और साथ में अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है आज का, विच कंट्री विल होस्ट द 19th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट। आपसे कह रहा है 19वीं मीटिंग होने जा रही है एससीओ मेंबर्स की। तो ये जो मीटिंग होने जा रही है ये काउंसिल ऑफ हेड्स की मीटिंग है, जिसको इस बार कौन सा देश होस्ट कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है भारत। ये मीटिंग कब होगी तो ध्यान रखिएगा, ये मीटिंग आने वाले 30 नवंबर को होगी, मतलब 3 दिन बाद इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। एक चीज और, जब से भारत ने 2017 से ज्वाइन किया है एससीओ को, तब से पहली बार भारत होस्ट कर रहा है एससीओ की किसी मीटिंग को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या फिर अगर इसको ये भी बोला जाए कि पहली बार भारत कौन सी मीटिंग को इस बार होस्ट कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? एससीओ की 19वीं मीटिंग को भारत होस्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एंड बाय द वे फ्रांस में आप लोगों को पता ही है सरकार किसकी है? इमैनुअल मैक्रोन की। भारत की कैपिटल पता ही है, नई दिल्ली। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन और चाइना की कैपिटल बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पार्लियामेंटेरियन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय टेकिंग ओथ इन संस्कृत ऑन फॉरेन लैंड। क्वेश्चन का मतलब पहले हिंदी में समझो क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है ये पहले भारतीय मूल के पार्लियामेंटेरियन ये कौन है जिन्होंने किसी विदेशी धरती पर, मतलब किसी दूसरे देश में संस्कृत लैंग्वेज में शपथ ग्रहण करी है। तो इनका नाम है डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा कौन है? ये भारतीय मूल के हैं जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं और न्यूजीलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के एमपी हैं ये, और इन्होंने अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में संस्कृत लैंग्वेज में ओथ ली है। एक तरीके से अपनी लैंग्वेज को होमेज दिया है, ट्रिब्यूट दिया है इन्होंने। तो ये काफी बड़ी बात है, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। अदरवाइज इंग्लिश को हम लोग एज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज लेकर चलते हैं हर जगह पर, वो तो सबको पता ही है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। आज का क्वेश्चन आप सभी से ये है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना है, अभी कुछ टाइम पहले न्यूजीलैंड में नई प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन इलेक्ट करी गई है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, इंडिया यूएस एक्सटेंडेड न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप फॉर हाउ मेनी ईयर्स मोर। भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर एनर्जी पर पार्टनरशिप अभी हाल ही में हुई है। अगले कितने सालों के लिए इस पार्टनरशिप को एक्सटेंड कर दिया गया है? मतलब अगले कितने सालों तक और चलेगी ये पार्टनरशिप? भारत और अमेरिका के बीच में अगले 10 सालों तक के लिए पार्टनरशिप को एक्सटेंड कर दिया गया है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। ये जो पार्टनरशिप हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, इसको क्या बोला जाता है? इसको जीसीएनईपी बोलते हैं, मतलब ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें भारत और यूएस एक दूसरे के साथ आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। न्यूक्लियर एनर्जी पर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे उन सभी में भारत की मदद यूएस करेगा एंड यूएस की मदद भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज proposed to increase the promoters stake in private sector banks to what percentage? क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में आरबीआई की एक कमेटी के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि अब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जितने भी हैं भारत में, उनमें प्रमोटर्स को कितने परसेंट स्टेक खरीदने पड़ेंगे। तो इन्होंने इसको कर दिया है 26% तक। अभी तक ये पैरामीटर चल रहा था कि प्रमोटर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपने स्टेक्स 15% तक ले सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है कितना? 26%। इसका मेन मकसद समझो होता क्या है। जैसे देखो, ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, हम एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक को, ठीक है। अब ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, ये कोई एक व्यक्ति का बैंक नहीं है, इसमें कई सारे लोग पैसा लगाते हैं, इसमें कई सारे मार्केट से पैसा लगता है। जैसे कि कुछ होते हैं प्रमोटर्स बैंक के, तो वो
अगर प्रमोटर्स हैं बैंक के तो जाहिर सी बात है उन्हें बैंक को फंडिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रमोटर्स हैं इनको फायदा मिलता है किसमें? इनको फायदा मिलता है प्रॉफिट में। और बैंक को फायदा मिलता है किसमें? फंडिंग में फायदा मिलता है, कैपिटल बनाने में फायदा मिलता है। तो ये जो प्रमोटर्स हैं अभी तक 15% तक स्टेक खरीद पाते थे, तो रिस्क भी कम होता था। लेकिन अब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए आरबीआई की गाइडलाइन है कि प्रमोटर्स को 26% तक इन्वेस्ट करना होगा। इससे क्या होगा कि आज की डेट में आप देख रहे हो फाइनेंस में रिस्क कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, लगातार एनपीए बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके लिए क्या है कि प्रमोटर्स भी आगे आए, वो भी रिस्क लेने को तैयार हैं। 26% तक स्टेक अब परचेज कर सकते हैं प्रमोटर्स। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी विल सून एक्वायर ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्रीज टू अपग्रेड इट्स सर्वेलांस कैपेबिलिटीज इन ईस्टर्न लद्दाख रेंज। भारतीय सेना को बहुत ही जल्द ड्रोन मिलेंगे कौन से दो देशों से? ये जो ड्रोन्स भारतीय सेना को रिसीव होंगे ये पहले से ज्यादा बेहतर सर्वेलांस रखते हैं। और ये किस लिए दिए जा रहे हैं ये ड्रोन? ताकि ईस्टर्न लद्दाख रेंज में इंडियन आर्मी इसका यूज कर सके, मतलब इंडो चाइना बॉर्डर में। तो इंडियन आर्मी को ये दो स्पेशल ड्रोन्स मिल रहे हैं, कहां से? अमेरिका और इसराइल से। इसराइल से जो ड्रोन मिल रहे हैं इसकी कैटेगरी को बोलते हैं हेरॉन ड्रोन। ये जो हेरॉन ड्रोन है ये ऐसे दिखते हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हेरॉन ड्रोन। और जो आप ऐसे वाले ड्रोन देखते हो जिसमें इस तरीके से होता है, ये जो छोटे ड्रोन होते हैं इनको मिनी ड्रोन भी बोला जाता है, ये अमेरिका से ले रही है इंडियन आर्मी। ठीक है, तो अमेरिका मिनी ड्रोन देंगे इंडियन आर्मी को और हेरॉन ड्रोन देंगे इसराइल। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, रशिया की कैपिटल है मॉस्को और बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। तो ध्यान रखिएगा इतना। और इस टाइम पर हमारे आर्मी चीफ कौन है? ये है मनोज मुकुंद नरावने। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस हैं, ध्यान रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पिछले साल 31 दिसंबर 2019 को इनको अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर एन छिब्बर हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। आर एन छिब्बर जो कि एक समाज की एक बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित पर्सनालिटी थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? लिटरेचर से, स्पोर्ट्स से, पॉलिटिक्स से या डिफेंस से? आर एन छिब्बर डिफेंस से बिलोंग करते थे। और बाय द वे आपको बता दूं ये मेजर जनरल रैंक के अधिकारी थे। इन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है इस देश के लिए ये आप ऐसे ही समझ सकते हो। 1962 का भारत और चाइना का बॉर्डर जो युद्ध था ये इन्होंने लड़ा था। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध इन्होंने लड़ा था। और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध जिसमें बांग्लादेश को आजाद कराया गया था ये भी इन्होंने लड़ा। ये 3 बैटल आर एन छिब्बर के द्वारा लड़े गए थे। तो डिफेंस की बहुत ही प्रतिष्ठित पर्सनालिटी। और अभी हाल ही में जब इनका अंतिम संस्कार हुआ है तो इंडियन आर्मी के द्वारा ट्रिब्यूट दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आर एन छिब्बर 86 साल की उम्र में अब नहीं रहे, जिन्होंने भारत देश के लिए 3 वॉर लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी issued an order under which section IT Act to blocking access of 43 mobile applications in India। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी एक ऑर्डर पास कर दिया गया कि भारत में ये कौन सा आईटी एक्ट है जिसके तहत, कौन सा सेक्शन है जिसके तहत 43 मोबाइल एप्लीकेशन को और बैन कर दिया गया है। अब तो ये है सेक्शन 69A। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 43 मोबाइल एप्लीकेशन को और बैन कर दिया जाए, जिसमें से अली सप्लायर्स मोबाइल एप्लीकेशन है, अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, अली पे है, इसको अली पे कैशियर बोलते हैं बेसिकली, वी वर्क चाइना है। जितने भी ये 43 मोबाइल एप्लीकेशंस हैं ये सब चाइनीज एप्लीकेशन है बेसिकली। इन सभी को बैन क्यों किया गया है? क्योंकि अभी पिछले ही हफ्ते इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि इस तरीके के जो चाइनीज एप्लीकेशन है ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं कल को। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए हमारी खतरा ना बन पाए इस वजह से इन एप्लीकेशन को बैन करना जरूरी है। तो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यह फैसला लिया गया कि इस तरीके के एप्लीकेशन सेक्शन आईटी का सेक्शन 69A का वायलेशन कर रहे हैं
और इस वजह से इन 43 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया जाए। ये सभी चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन है और जिनको अब ब्लॉक कर दिया गया है। और इस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके पास है? रविशंकर प्रसाद। ध्यान रखिएगा, अभी सितंबर के महीने में 59 चाइनीज एप्लीकेशंस ऑलरेडी बैन किए जा चुके हैं, उसके बाद ये और बैन किए गए। Which private sector bank has signed MOU with Inventipreneur Chamber of Commerce and Industries to empower small medium enterprises and startups? क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिन्होंने इन्वेंटिप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के साथ एक पैक्ट साइन किया है और जिनकी मदद से ये क्या करेंगे? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और साथ में स्टार्टअप्स को फाइनेंसिंग करेंगे, मतलब पैसा देने का काम करेंगे, उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे। ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने आईसीसीआई के साथ पैक्ट साइन किया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ये इन्वेंटिप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, आईसीसीआई है ये। ओके, इनका मेन काम होगा स्टार्टअप्स को फंडिंग करना। और स्टार्टअप्स जो हमारे होते हैं, मतलब मार्केट में जो नई कंपनियां आती हैं, वो क्या करती हैं? वो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे और लघु उद्योगों को क्या करती हैं? ऋण देती हैं, लोन देती हैं। तो अपने आप में एक चेन सिस्टम बना हुआ है, बैंक इनकी मदद करते हैं और ये एसएमईज की मदद करते हैं। एचडीएफसी की स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और इसके अभी कुछ टाइम पहले नए सीईओ बने हैं श्रीधर जगदीशन। श्रीधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बाकी अगर बात करें आईसीसीआई की, तो आईसीसीआई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और आईसीसीआई के प्रेसिडेंट इस टाइम पे हैं रितिका यादव। कौन है? रितिका यादव। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मर्सिडीज बेंज हैज साइंड एमओयू विद व्हिच बैंक टू फाइनेंस कार्स टू कस्टमर्स? अपने कस्टमर्स को फाइनेंस करने के लिए कार मर्सिडीज बेंज ने अभी किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? मर्सिडीज बेंज ने पैक्ट साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इस तरीके का ये पहला एग्रीमेंट है जो कि भारत में किसी कार कंपनी ने साइन किया है। एसबीआई से लोन होना, कार लोन होना, ये आम बात नहीं है, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, मतलब किसी कंपनी से एसबीआई ने पैक्ट साइन किया हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो मर्सिडीज बेंज जो कि भारत में अपनी लग्जरी कार्स के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने एसबीआई के साथ पैक्ट साइन किया है इस मकसद से कि अगर आप मर्सिडीज गाड़ियां लेते हो तो ये आपको डायरेक्टली एसबीआई के थ्रू लोन प्रोवाइड करवा देंगे। एसबीआई इसमें दो तरीके के लोन देने को राजी हुआ है। ये एक तो 2 साल के टेन्योर पर लोन देंगे और दूसरा 5 साल के टेन्योर पर लोन देंगे। तो अगर आप मर्सिडीज ले रहे हैं तो आपको एसबीआई से अब लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो आप 2 साल का ले सकते हैं या 5 साल का लोन ले सकते हैं घटे दरों पर। ओके, बाकी एसबीआई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में करी गई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और एसबीआई के अभी कुछ टाइम पहले चेयरपर्सन बनाए गए हैं दिनेश कारा। इन्होंने सक्सीड किया था किसको? रजनीश कुमार को। पीएनबी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, और इंडियन बैंक का माफ करिएगा चेन्नई है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का है वडोदरा। ओके, मर्सिडीज की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये जर्मनी की गाड़ी है, जर्मन कंपनी है मर्सिडीज। और मर्सिडीज के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, या फिर आप बोल सकते हो सीईओ? इनका नाम है मार्टिन शेवेंक। मार्टिन शेवेंक। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट और यूटी हैज लॉन्च्ड हिम सुरक्षा अभियान? ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में हिम सुरक्षा अभियान लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब यहां पर एक चीज आपको समझाता हूं, ये क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है, सपोज मैंने आपसे पूछा होता हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान लॉन्च किया है, ये अभियान किससे एसोसिएटेड है? मैं आपको ऑप्शन दे दूं, ये आपका ग्लेशियर से एसोसिएटेड है, कोविड से एसोसिएटेड है, ट्रेडिंग से एसोसिएटेड है, या टूरिज्म से एसोसिएटेड है? अब बताइए। ज्यादातर लोग इसमें आंसर लगा देंगे ग्लेशियर, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है हिम सुरक्षा अभियान। हिम सुरक्षा अभियान का मतलब, हिम का मतलब होता है बर्फ। ओके, तो ग्लेशियर्स को पिघलने से बचाने के लिए हो सकता है यह अभियान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बात आ रही है समझ? इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता था। तो आपको ध्यान ये रखना है, दिस इज एसोसिएटेड विद कोविड-19, ये कोरोना वायरस से एसोसिएटेड है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने
हिम सुरक्षा अभियान को इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि अब ये क्या करेंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके लिए 8,000 छोटी छोटी टीम्स बना दी गई हैं। ये 8,000 टीम पूरे हिमाचल प्रदेश में फैल जाएंगी और घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे और कोरोना के सिम्टम्स अगर किसी को दिखते हैं तो उसको तुरंत आइसोलेशन दिया जाएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। जम्मू कश्मीर में गवर्नर है मनोज सिन्हा। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर वीपी बदनोर। आज के लिए 10 ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक ठोको दबा के और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की बात यहीं तक रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। वरुण 777 ये है मेरा डिस्काउंट कोड। इसका यूज आप अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए कर सकते हो। इसके यूज से आपको 10% का फी में डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।